Hello students, welcome to CATG online classes, and now we are on to the third lecture of the Russian Revolution, Socialism in Europe and the Russian Revolution. So हम लोगों ने सोशलिज्म के बारे में तो बात काफ़ी कर ली है। सोशलिज्म क्या था, सोशलिज्म ये थॉट आया क्या, क्यों आया, आखिर सोसाइटी में ऐसी क्या चीज़ें हो रही थी कि जिसने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को स्टार्ट होने में हेल्प की या उसको पनपने में हेल्प की, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और वंस अगेन आई एम बैक विद द इमेज ऑफ द सेम पर्सन जिसकी इमेजेस से मैं अपने हर लेक्चर को स्टार्ट कर रही हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर के। एंड द रीज़न इज़ ही इज़ द मैन who brought a revolution which is considered by many historians as the greatest revolution in the history of humankind. ओके तो व्लादिमीर लेनिन का ये फ़ोटो है। पिछले क्लास में मैंने इनके बारे में थोड़ा सा बताया था कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे। ये एक लीडर थे जिन्होंने एक्चुअली कार्ल मार्क्स के जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको रियली मटीरियलाइज किया या रियल फॉर्म में उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया। सो दुनिया का पहला देश जो कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड बना वो था यूएसएसआर, जिसे व्लादिमीर लेनिन ने बनाया था। तो लेनिन ने कैसे बनाया ये हमारे आगे के डिस्कशन में आएगा, परहैप्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। लेकिन आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अब कि रशिया उस समय कैसा था। हम लोगों ने फ्रांस की बात कर ली, हमने बात कर ली पूरे यूरोप की, कौन कौन से आइडियोलॉजीज़ थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कितना चेंज लाया था सोसाइटी में, और उन चेंजेस से डील करने के लिए या जो चेंजेस आ रहे थे वो कैसे, उनमें कैसी सोसाइटी बननी चाहिए, इसके लिए वेरियस आइडियोलॉजीज़ के बारे में भी हमने बात कर ली। इफ़ यू रिमेंबर इट वाज लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, रेडिकलिज्म एंड सोशलिज्म। और जब रेडिकलिज्म और सोशलिज्म कंबाइन कर जाता है यानी रेडिकल सोशलिज्म हो जाता है, देन दैट इज़ कम्युनिज्म। तो ये सारी बातें हम लोगों ने की थी पिछले क्लास में, और अब हम चलते हैं रशियन एम्पायर में जहाँ से हमारी मेन स्टोरी शुरू होने वाली है। सो लेट्स सी अ मैप ऑफ द रशियन एम्पायर. So here you can see a mammoth-sized country it was, a mammoth-sized kingdom it was. कितना ह्यूज है, दिस इज यूरोप। यू कैन सी ये इटली पहचान में आ रहा है, हम लोगों ने इटली की बात की थी, एंड दिस इज यूरोप और ये पूरा रशिया है यहाँ तक, एंड दिस इज पैसिफिक ओशन, ये पूरा पैसिफिक ओशन है। सो इट स्टार्ट्स विथ ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप, एकदम सेंट्रल यूरोप तो नहीं कहेंगे बट टूवर्ड्स सेंट्रल यूरोप से यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये पूरा चलता चला जा रहा है वहाँ तक। एंड देन दिस पार्ट यहाँ पूरा एशिया, यू कैन सी दिस एशिया रिटन ओवर हेयर, ये एशिया लिखा हुआ है, इफ़ यू सी हेयर ये एशिया लिखा है, ये यूरोप लिखा हुआ है, यानी रशिया का एक हिस्सा यूरोप में है, जैसे यूरोपियन रशिया भी कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो यूरल माउंटेन्स के इधर वाला जो है ये एशियन रशिया भी कहा जाता है। एंड दिस इज साइबेरिया, इफ़ यू कैन सी ये साइबेरिया लिखा हुआ है, एक्सट्रीम कोल्ड रीजन है ये साइबेरिया। रशिया की मोस्टली जो पॉपुलेशन है और जो सारे मेजर सिटीज़ हैं वो टूवर्ड्स दी वेस्टर्न रशिया इस पार्ट में है। ओके, सो रशियन एम्पायर की फ़ोटो है ये किस ईयर की, 1914 की। 1914 की फ़ोटो हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारी स्टोरी वैसे तो स्टार्ट हो रही है 19th सेंचुरी से, लेकिन हम 1914 बड़ा इम्पॉर्टेंट ईयर था यूरोप के इतिहास में। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए हम 1914 में क्या पोजीशन थी रशियन एम्पायर की वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सो यू कैन सी अगर जियोग्राफिकली इसके एक्सटेंट की बात की जाए तो इधर का ये जो पूरा ईस्टर्न यूरोप का ये जो हिस्सा था, तो रशिया ने क्या क्या रशिया में इंक्लूडेड था, इट इंक्लूडेड फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, दिस एंटायर एरिया इज पोलैंड, सो पार्ट्स ऑफ पोलैंड, देन यूक्रेन एंड बेलारूस। एंड अगर इधर की बात की जाए तो आर्मेनिया, अज़रबैजान एंड जॉर्जिया,
और फिर ये पूरा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे जो आज के, ये जो मैंने नाम बताए हैं ये आज के देश हैं। अब ये रशियन एम्पायर टूट चुका है और इसमें से कई सारे देश बन चुके हैं। विच द बिगेस्ट ऑफ दोज कॉम्पोनेंट्स जो रशियन एम्पायर से यूएसएसआर बना, और यूएसएसआर के ब्रेकअप होने के बाद जो कई सारे देश निकले, उनमें से एक रशिया है आज का, जो आज का रशिया हम जानते हैं। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा यूएसएसआर का निकला वो आज का रशिया है, और उसके संग बहुत ढेर सारे छोटे कंट्रीज़ भी निकले। इधर से सारे कंट्रीज़ टूट के अलग हो गए जो मैंने नाम लिया है अभी, ये सारा, ये आर्मेनिया वगैरह यहाँ पर है आज के मॉडर्न यूरोप में। देन ये जो पूरा सेंट्रल एशियन एरिया ये देख रहे हो तुम, यहाँ पे भी बहुत सारे देश टूट के अब अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन चुके हैं, जैसे कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ यहाँ से निकल के अब सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हो चुके हैं। तो 1914 का ये जो ह्यूज रशियन एम्पायर था, देखने में तो बहुत ग्रैंड लग रहा है, कोई भी इसे देख के डर जाए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये। लेकिन हकीकत ये थी कि वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कंट्री था ये पूरे यूरोप का। रशिया के सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन पे अभी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बार अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स फिर रिवाइज करेंगे, जो हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं और लेक्चर 2 में रिवाइज कर चुके हैं, उसे एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। So this is the same page that I taught you in lecture 1 and with which I continued in lecture 2. हमने अपनी स्टोरी जो यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट की, फिर नेपोलियन की हार बैटल ऑफ वाटरलू में, फिर उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना, फिर उसके बाद पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पे रेवोल्यूशंस। एट द सेम टाइम मार्क्स और एंजल्स ने लिखा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स का नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। देन 1859 से लेके 11 सालों में इटली बन के तैयार हो गया, इटली का यूनिफिकेशन हो गया। उसके बाद 71 में जर्मन एम्पायर बन के तैयार हो गया, और ये जर्मन एम्पायर 1918 तक कंटिन्यू किया। एंड देन 1894 में रशिया में, यानी रशियन एम्पायर में आए, या जिसका रेन स्टार्ट हुआ, वो था ज़ार निकोलस II, और ज़ार निकोलस II ने कंटिन्यू किया 1917 तक। सो ज़ार निकोलस II, यानी अभी जो हमने रशियन एम्पायर का मैप देखा, उस मैप का, उस ह्यूज किंगडम का राजा कौन था? ज़ार निकोलस II। और 1898 में यहाँ रशिया में एक पार्टी बनी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, और फिर ये स्प्लिट हो गई थी जल्दी ही 2 हिस्सों में, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में। एंड 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चला, और इसी वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया में 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया। तो ये हमारी डेटलाइन है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है, और ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे से तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए कि क्या किसके बाद हुआ था। तो अब हम पहुंच चुके हैं 1914 रशिया में। रशिया में थोड़ा सा समझने के बाद हम वी विल मूव बैक टू 1900, बट फर्स्ट अप लेट्स स्टार्ट विद द सोसाइटी। वहाँ पे कौन सा रिलीजन था, वहाँ पे क्या क्या काम करते थे लोग, कैसे थे, कौन लोग शहर में रहते थे, कौन लोग गांव में रहते थे, राजा के लिए वो क्या सोचते थे, और क्योंकि अभी भी वहाँ बैकवर्ड सोसाइटी थी तो डेफिनेटली नोबिलिटी का, चर्च का काफ़ी कंट्रोल था। तो ये सारी बातें समझने के लिए अब हम चलते हैं रशियन सोसाइटी को स्टडी करने। सो चिल्ड्रन, अब रिलीजन की अगर हम बात करें तो रशिया का मेजॉरिटी लोगों का रिलीजन था रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये ओरिजिनेट किया था, ये डेवलप किया था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से, लेकिन और भी रिलीजन्स वहाँ पे थे। मेजॉरिटी रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च था, बट अदर रिलीजन्स वर ऑल्सो देयर, लाइक क्रिश्चियनिटी में ही कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स थे, एंड देन उसके बाद मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट थे। सो ऑल दीज ऑल्सो वर देयर इन रशिया, बट सबसे बड़ा जो रिलीजन था रशिया का, दैट रशियन एम्पायर का रादर, वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। ओके, और 1894 से लेकर 1918 तक राजा कौन था?
हम बात कर चुके हैं, ज़ार निकोलस II। तो यानी ज्योग्राफी रशिया की हमने समझ ली, कहाँ से कहाँ तक रशिया का लोकेशन था उस समय रशियन एम्पायर का, राजा कौन था ये भी हम जान गए, कौन सा रिलीजन फॉलो होता था ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी की तरफ कि कैसा इकोनॉमी था, क्या करते थे लोग, कैसे पैसा कमाते थे और क्या स्ट्रक्चर था सोसाइटी का। तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यानी जहां हम तो ऑलरेडी 1914 की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो सोसाइटी थी रशिया की वो 85% सोसाइटी, 85% रशियन पॉपुलेशन एग्रेरियन थी, यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। दिस वॉज इन ह्यूज कॉन्ट्रास्ट विद द रेस्ट ऑफ द यूरोप। जैसे एग्जाम्पल लो फ्रांस और जर्मनी का, तो वहाँ 40 से 50% खाली एग्रीकल्चर था, बाकी इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था, और यहाँ सिर्फ 15% इंडस्ट्रियलाइजेशन था। ना यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ बैकवर्डनेस। और आश्चर्य की बात है कि जो फॉर्मूला मार्क्स ने बनाया था एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के लिए, वो फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की गई और फिर उसे अप्लाई किया गया एक हाईली बैकवर्ड कंट्री में। So this was a real irony, this was a huge paradox. रशिया के जो ग्रेन्स प्रोडक्शन था वो अपने कंजम्पशन के लिए भी फार्मर्स ग्रो करते थे ग्रेन्स को, और बेचने के लिए भी ग्रो करते थे, और इसीलिए ग्रेन्स का वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स था रशिया उस समय में। रशिया में इंडस्ट्रियल एरियाज भी थे, क्योंकि मैंने बताया 15% तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही। सो जो चीफ इंडस्ट्रियल एरियाज थे रशिया के वो थे सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, और क्राफ्ट्समैन भी होते थे और साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रीज़ भी होती थी। लेकिन क्राफ्ट्समैन और इंडस्ट्रीज़, पहले तो इंडस्ट्रीज़ कम थी, क्राफ्ट्समैन ज़्यादा थे, स्मॉल वर्कशॉप्स में काम करते थे, बट देन बाय द 1900s ये ऑलमोस्ट बराबर में आ गए थे। ये जो क्राफ्ट्समैन हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल हो चुके थे एंड साइमल्टेनियसली बोथ एग्जिस्टेड। 1890s में बड़े स्वीपिंग चेंजेस आए रशिया में। रशिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, बहुत सारे फैक्ट्रीज खुल गए, रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड कर गया, कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, और आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड यानी 4 टाइम्स बढ़ गया। यानी रशिया में एक तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तुम कह सकते हो कि लेट 19th सेंचुरी में जाके स्टार्ट हुआ। कहाँ, इंग्लैंड में ये 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में ही आ चुका था, और दूसरे देशों में भी ये बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी तक आ चुका था। बाकी 17th और 18th सेंचुरी तक तो बहुत इंग्लैंड के बाद ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर चुका था दूसरे देशों में, एंड 19th सेंचुरी के बिगिनिंग तक लगभग सभी वेस्टर्न यूरोपियन देश या सेंट्रल यूरोपियन देश डेवलपमेंट पे आगे निकल चुके थे। रशिया में ये डेवलपमेंट शुरू हुआ ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी के अराउंड। 1890s इज द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, सो ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी के लगभग ये शुरू हुआ, और ये सारे चेंजेस आए। By 1900 in some areas factories and craftsmen were almost equal in number. अब फैक्ट्रीज जो थी वो कैसी थी, फैक्ट्रीज जो हैं ज़्यादातर प्राइवेट ओनरशिप था, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इंडिविजुअल्स थे जो ओन करते थे फैक्ट्रीज़ को और लोगों को एम्प्लॉय करते थे। बट कई बड़ी फैक्ट्रीज थी, जो लार्ज फैक्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट ओन करती थी। पर्पस ये था कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए और एक सर्टेन मिनिमम वेजेस ज़रूर मिल जाएं वर्कर्स को, प्लस जो वर्क टाइमिंग्स हैं वो लिमिटेड हों, जो वर्किंग आवर्स हैं वो लिमिटेड हों, और वो अननेसेसरली एक्सटेंड ना होने पाए। बट इसे रोक पाना बहुत आसान नहीं होता था फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स के लिए भी। इस रूल को तोड़ा जाता था, उसे चेक कर नहीं पाते थे वो लोग प्रॉपरली फॉर वेरियस रीजंस। करप्शन हो सकता है, इनएफिशिएंसी हो सकती है, या फिर जो रूल्स तोड़ रहे हैं उनकी स्मार्टनेस हो सकती है। और कई सारे स्मॉल वर्कशॉप्स में 15-15 घंटे की वर्किंग आवर्स होते थे, जबकि गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में ये वर्किंग आवर्स मैक्सिमम 10 से 12 घंटे होते थे। 15-15 घंटे का वर्किंग आवर्स, और वेजेस भी एक्सेसिवली लो होते थे। रहने के लिए वर्कर्स को रूम्स से वैरी करता था कि कुछ लोगों को रूम्स मिलते थे, कुछ को डॉर्मिटरीज मिलते थे। ना डॉर्मिटरीज आर ह्यूज हॉल्स जहाँ एक संग बहुत सारे बेड्स लगते हैं और बहुत सारे लोग सोते हैं। ये जो वर्कर्स थे ये भी काफ़ी डिवाइडेड लॉट था।
जो वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे और जो क्राफ्ट्समैन थे, इनका भी लॉट ऐसा नहीं कि सब एकदम सेम थे और बड़े यूनाइटेड थे, बहुत डिवाइडेड था। इनके में वेरियस काइंड्स ऑफ डिवीजन थे, ये सोशली डिवाइडेड थे, ये स्किल के बेसिस पे डिवाइडेड थे। सो लेट्स चेक आउट अबाउट द वर्कर्स फर्स्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि वैरायटी ऑफ रीजन्स से वर्कर्स डिवाइडेड थे। देवर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप, सोशली वो डिवाइडेड थे। कुछ वर्कर्स थे जो गांव से कनेक्टेड थे, गांव में रहते थे और आके यहाँ काम कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जो परमानेंटली सिटीज़ में सेटल हो चुके थे और अर्बन लाइफ जी रहे थे। सो वर्कर्स वर सोशली डिवाइडेड। देन ऑफ कोर्स दे वर डिवाइडेड बाय स्किल। अलग अलग टाइप की स्किल के हिसाब से भी उनका एक स्ट्रैटिफिकेशन, एक स्टेटस बन गया था। और इन सारे लोगों में हाईएस्ट स्टेटस या एरिस्टोक्रेटिक स्टेटस था जो मेटल वर्कर्स थे। इसके बाद जेंडर बेसिस पे भी वर्कर्स डिवाइडेड थे एंड विमेन जो थी वो लगभग 31% थी पूरे लेबर फोर्स की। और विमेन को इक्वल वर्क करने के बावजूद पैसे कम दिए जाते थे, जैसा कि बहुत सारे देशों में उस टाइम पे होता था और आज भी कई जगहों पे होता है। सो विमेन को इक्वल वर्क करने के बावजूद मेन की सैलरी का फॉर द सेम अमाउंट एंड सेम टाइम ऑफ वर्क 50% से 75% तक ही मिलता था। द वर्कर्स वर ऑल्सो डिवाइडेड बाई ड्रेस एंड मैनरिज्म्स। ड्रेस, मैनर्स, इनके बेसिस पे भी डिवाइडेड थे। हाउएवर ये वर्कर्स यूनाइट कर जाते थे जब इन्हें स्ट्राइक करनी होती थी। स्ट्राइक किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स फॉर रीजंस ऑफ डिसमिसल या फिर वर्किंग कंडीशंस। यानी वर्किंग कंडीशंस को लेकर कोई डिमांड है, सैलरी को लेकर कोई डिमांड है, या फिर किसी को डिसमिस कर दिया गया है, जॉब से निकाल दिया गया है, तो उसके अगेंस्ट अगर स्ट्राइक करनी होती थी तो ये सारे डिवाइडेड लॉट कंबाइन कर जाते थे। और ऐसी स्ट्राइक्स जो हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी हुई थी 1896-97 में, और मेटल इंडस्ट्री में काफ़ी हुई थी 1902 में। यानी वर्कर्स भले ही डिवाइडेड हों बट यूनाइट कर जाते थे जब उन्हें स्ट्राइक करनी होती थी। कुछ जगहों पे वर्कर्स के लिए एसोसिएशंस भी बने, बहुत कम थे बट बने थे, सो दैट कि जब बुरे वक्त में वो फाइनेंस कलेक्ट करके फाइनेंशियल हेल्प दे सकें वर्कर्स को, इसके लिए बना था। बट देन देयर नंबर्स वर वेरी फ्यू एंड देयर इफेक्टिवनेस वाज आल्सो मींस अंडर क्वेश्चन कि कितना इफेक्टिव हैं वो लोग, ये एसोसिएशंस। गांव की अगर बात की जाए, कंट्री साइड, तो वहाँ पेजेंट्स थे। पेजेंट्स लैंड कल्टीवेट करते थे, लेकिन लैंड ओनर्स जो थे वो या तो क्राउन था, दैट मीन्स द जार, या फिर नोबिलिटी थे, या फिर जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था वो लोग थे। एंड ये जो पेजेंट्स थे ये उस पर काम करते थे। एंड द पेजेंट्स हैड लिटिल इंटरेस्ट इन द नोबिलिटी। ये पेजेंट्स भी डिवाइडेड थे लाइक वर्कर्स। इनके बहुत सारे ये बड़े रिलीजियस लॉट होता था, बट दे हैड लिटिल रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। नोबिलिटी में इन्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था एंड दे वांटेड द लैंड्स ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये रेंट भी पे करने से कई बार मना कर देते थे और कई बार लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी हुआ है। और ये काफ़ी कॉमन था 1902 और 1905 में। इस दौरान कई ऐसे केसेस आए रशिया में, रशियन किंगडम में, जहाँ पे कि लैंडलॉर्ड्स को मार दिया गया पेजेंट्स के द्वारा। ये बड़ा डिफरेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जैसा सिचुएशन था फ्रांस में वहाँ से, क्योंकि फ्रांस के कई ऐसे एरियाज थे, ब्रिटनी एक एग्जाम्पल है उसका, जहाँ पे कि जो पेजेंट्स थे वो लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे लड़े थे, लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़े थे। सो फ्रांस में कई ऐसी जगह थी जहाँ एक कनेक्शन बना हुआ था पेजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स का। हाउएवर रशिया में ऐसा कुछ नहीं था। और ये जो लैंडलॉर्ड्स ने लैंड एक्वायर की हुई थी, या ये जो एक तरह के लीडर बने हुए थे अपने पर्टिकुलर लैंड के, अपने पर्टिकुलर टेरिटरी के, ये कोई पॉपुलैरिटी पे बेस्ड नहीं था। ये था इनके जो इन्होंने सर्विसेज रेंडर की थी जार को, इन रिटर्न ऑफ दैट इनको ये लैंड्स मिली हुई थी, बट दे वर हाईली अनपॉपुलर पीपल अमंग द पेजेंट्स। सो जो ये पूरा पेजेंट्स के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया, इसमें सब तो ऐसा है जो जनरली कहीं ना कहीं यूरोप में हमें दिखता ही है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी तुमने पढ़ा था कि नोबिलिटी से बहुत तंग थे लोग। ब्रिटनी वॉज ऑफ कोर्स एन एक्सेप्शन, ऐसे और भी एक्सेप्शंस रहे होंगे, बट इन जनरल यूरोप में
जो पेजेंट्स थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे, दे डेफिनेटली डिड नॉट गो हैंड इन हैंड। पेजेंट्स काफ़ी टॉर्चर्ड किए जाते थे लैंडलॉर्ड्स के द्वारा और ऑफ कोर्स वो रिवोल्ट भी करते थे। बट एक वजह में, एक चीज़ में, ये जो रशियन पेजेंट्स हैं ये बिल्कुल अलग थे रेस्ट ऑफ द यूरोप के पेजेंट्स से, और वो था इनका लैंड पूलिंग का तरीका। बीच बीच में कई बार ये सारे पेजेंट्स जो एक जगह एक ग्रुप के होते थे वो अपने लैंड पूल करते थे, यानी जो उन्होंने बाउंड्रीज बना रखी होंगी, जैसे 10 पेजेंट्स हैं तो वो 10 पेजेंट्स ने अपने लैंड की बाउंड्रीज बना रखी होंगी, तो वो सब हटा के और पूरा एक बड़ा सा लैंड का चंक क्रिएट कर देते थे। और जो इनका कम्यून होता था, यानी जो कम्युनिटी होती थी, उस कम्यून को ये मीर बोलते थे। तो जो इनका मीर होता था, समथिंग लाइक यू कैन से पंचायत या इस टाइप का कुछ होता होगा, तो जो मीर होता था वो डिसाइड करता था, वो जो ग्रुप होता था सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का फ्रॉम द एंटायर लैंड, जो जितने पेजेंट्स हैं उनका जो ग्रुप होता था, वो ग्रुप डिसाइड करता था कि अब जितने लोगों ने लैंड पूल की है उसमें से किसको कितनी लैंड मिलनी चाहिए बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ये लैंड पूलिंग का तरीका और फिर कम्यून के द्वारा उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड, ये बिल्कुल यूनिक था रशियन एम्पायर में। ये रेस्ट ऑफ द यूरोप में कहीं भी नहीं देखने को मिलता था। तो दिस इज़ हाउ द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। चिल्ड्रन, workers, and the peasants, and of course the land area, the religion that was followed, the backward condition of Russian economy. तो ये अब आई थिंक द पिक्चर इज़ वेरी क्लियर इन योर माइंड कि रशियन एम्पायर उस समय कैसा था। पॉलिटिकली रशिया में क्या हो रहा था ये हम स्टार्ट करेंगे जब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन रीड योर टेक्स्ट बुक, टेक केयर एंड बाय।